नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में जिसमें हम बात करने वाले हैं रोमांटिक लिटरेचर के बारे में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं और उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। लिरिकल एंड इमोटिव, रेवरेंस फॉर नेचर, एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। चारों पॉइंट्स पे एक-एक करके बात करेंगे। पहला है लिरिकल एंड इमोटिव। जब भी आप फिल्मों के गाने सुनते हैं, उनके बोल को कहते हैं लिरिक्स। क्यों? क्योंकि उन गानों को जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर बहुत-बहुत तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, जोश का भाव उत्पन्न होता है, सैडनेस का भाव उत्पन्न होता है। तो वो कैसे आता है? वो म्यूज़िक से आता है और दूसरा आता है बोल से। उनके बोलों से बोलों को सुनकर आपके भीतर एक फीलिंग इमर्ज होती है। तो जो रोमांटिक लिटरेचर था, वो इमोटिव था। वो इसलिए लिखा गया था ताकि आपके भीतर से इमोशंस बाहर आए और जिसने लिखा था, उसने इमोशंस में लिखा था। दूसरा टॉपिक रेवरेंस फॉर नेचर। देखिए, जो कुछ भी हमारे इमोशंस है वो कभी हम बना नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊं और एक इमोशन बना दूं। नाटक जरूर कर सकता हूं, लेकिन वो झूठा ही होगा। तो हम कह सकते हैं इमोशन हमारे कंट्रोल में बहुत कम होता है। हम इमोशन के ज्यादा कंट्रोल में होते हैं और इमोशन हमारा नेचर होता है। तो जब इमोशनल है तो वी आर ऑटोमेटिकली नेचुरल। तो नेचर के लिए एक रेवरेंस की भावना आ गई, कि हम नेचर को प्रेम करने लगे। एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन। देखिए, इमेजिनेशन इज ऑल्सो नेचुरल। आप कहीं जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तब तक आप इमेजिन करने लग गए कि आप कहीं और पहुंच गए जहां आप जाना चाहते हैं, उस आदमी के साथ जिस आदमी के साथ आप रहना चाहते हैं। तो इमेजिनेशन भी आ गई नेचर में। चौथा है सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, एक होता है रूल्स रेगुलेशन जो सबको फॉलो करने होते हैं, और एक होता है कि भाई ये सिर्फ मेरी चीज है, इसको मैं अपने हिसाब से ऐसे चलाऊंगा। तो वहां पर आपका इंडिविजुअल परसेप्शन आ जाता है। एक क्लास है, टीचर दो तरीके से क्लास चला सकता है भाई, कि मैंने पढ़ा दिया, आप सब पढ़े। एक दूसरा तरीका भी है कि वो हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दे कि वो चाहता क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो उसकी लर्निंग को रोक रही हैं, कौन सी चीजें उसकी लर्निंग को बढ़ा सकती हैं। तो जब हम इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं तो रोमांटिक लिटरेचर में आ जाता है। तो आप रोमांटिक लिटरेचर में देखेंगे कि अगर इमोशंस तो आ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी के पर्टिकुलर चीज के प्रति आ रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ फोकस ऑन इंडिविजुअल। इसके बाद आगे चलते हैं, मेजर रोमांटिक पोइट्स एंड देयर वर्क्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बिशे शेली एंड जॉन कीट्स। देखिए, रोमांटिक लिटरेचर में हम देखेंगे कि दो तरीके के राइटर्स हम देखेंगे। एक है जो बूढ़े हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, और दूसरा है जवान, जिसमें कीट्स आ जाते हैं। तो हमको इन सबको देखना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मेजर रोमांटिक पोइट्स तक जा रहे हैं। इनमें से 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी 7-8 आपको खुद देखने हैं। और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आगे हम बताते हैं। रोमांटिक प्रोज एंड राइज ऑफ द नॉवल। प्रोज का मतलब होता है वैसा लिटरेचर जिसमें रिदम नहीं होता, मीटर नहीं होता, कोई राइम स्कीम नहीं होता, जो सिंपल सी भाषा में लिखा जाता है, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरा है राइज ऑफ द नॉवल। नॉवल, उपन्यास, जिसमें कहानी होती है लेकिन लंबी चौड़ी कहानी होती है। उसमें हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन होता है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसको कौन कौन सी चीजें पसंद है, उनको कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है, सब कुछ नॉवल में आ जाता है। अब जब प्रोज और नॉवल रोमांटिक एज में लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? क्योंकि हम तो बात कर चुके हैं कि रोमांटिक मीन्स इमोशंस, रोमांटिक मीन्स नेचर, रोमांटिक मीन्स इंडिविजुअल। तो गॉथिक नॉवल आ जाते हैं, बिल्डिंग्स रोमन आ जाता है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स आ जाता है। गॉथिक नॉवेल्स में जिसमें भूत प्रेत की कहानियां होती हैं। अब हम इमेजिनेशन पे जाएंगे, जो कि रोमांटिक लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तब हमको देखना पड़ेगा कि लोग तो भूतों को भी इमेजिन कर सकते हैं, तो वो गॉथिक नॉवल में आ जाता है। तो हम देखेंगे मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन एंड ब्राम स्टोकर्स का ड्रैकुला, ये सब का सब, ये
जैसे ही 1800 शुरुआत हुई वहां से आ गया था। देन बिल्डिंग्स ऐसे नॉवेल्स जिसमें कोई बच्चा है और उसके बचपन से कहानी शुरू हुई, धीरे 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 जैसे नोवेल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कहानी उसके बुढ़ापे तक आ जाती है। तो जब कहानी बचपन से और बुढ़ापे तक जाती है, तो इसको हम कहते हैं कमिंग ऑफ एन एज स्टोरी। पिक्चर्स में भी आप देखेंगे कि इस तरीके की स्टोरी होती है। तीसरा है हिस्टोरिकल नॉवेल्स। हिस्टोरिकल नॉवेल्स मीन्स जिसमें हम पुराने जमाने की कहानियों को लेंगे, उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करेंगे, लेकिन फैक्ट्स वही रहेंगे, जो कैरेक्टर है वो हिस्टोरिकल रहेंगे, रियल रहेंगे, तो उन पे लिखा जाए। तो ये 3 तरीके के नॉवेल्स आ गए, जो प्रोज में भी आ गए। इसके बाद हम देखते हैं रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। देखिए, रोमांटिसिज्म इमोशन है और नेशन के प्रति भी एक इमोशन होता है, जिसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। उस जमाने में हम देखते हैं कि जो रोमांटिक लिटरेचर ऑफ्टन सेलिब्रेटेड द यूनिक कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट रीजन्स एज सीन इन द वर्क्स ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट एंड ब्रॉन्टे सिस्टर। जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जिस जगह हम पैदा हुए, वहां के लोग एक तरीके के लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, एक ही तरीके के फेस्टिवल्स को मनाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी में जुड़ जाता है। रोमांटिसिज्म क्या करता है, इसी कल्चरल आइडेंटिटी की तरफ हमको वापस ले जाता है। दूसरा है पॉलिटिकल अपहीवल। हम सभी को पता है कि उस जमाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन शॉर्ट में बताया कि मोनार्की को नीचे गिरा दिया गया था, और जो भी वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारी ये मांगे इन्हें पूरा कीजिए, एंड दे किल्ड द किंग ऑफ फ्रांस। और यहाँ पर एक नई तरीके का इमोशंस आ गया। तीसरी चीज है माइथोलॉजिकल एंड फोकलोर इन्फ्लुएंसेस। जितनी भी माइथोलॉजी है, जिनको शायद साइंस ने बोल दिया था कि ये एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा है फोकलोरिक इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे लोकगीत होते हैं, लोक कथाएं होती है, उन पर इन्फ्लुएंसेस ज्यादा आ गए। तो हम आगे चल करके देखते हैं कि इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के जर्मन रोमांटिसिज्म भी आया है। जब जर्मनी के लोगों ने अपनी जड़ों पर वापस जाना पड़ा और उन्होंने भी दूसरे इन्फ्लुएंस को हटाया, तो रोमांटिसिज्म वाज लाइक जो हमारे ऊपर दूसरे लोगों की परत जम गई है, उसको उखाड़ करके बाहर फेंकना, और हमारे जो जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिस आइडेंटिटी को लेकर के पैदा हुए हैं, जो नेचर हमारे भीतर है, वो बाहर आए। अब जब नेचर बाहर आता है, तो क्या क्या थीम्स लेके आता है? थीम्स इन रोमांटिक लिटरेचर मैं बता चुका हूं, नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, इन ये सारी की सारी चीजें बाहर आएंगी। लेगेसी ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये रोमांटिक लिटरेचर आया तो उसकी क्या क्या रेप्रिकॉशंस थे। Influence on later movements. Romantic literature paved the way for later artistic and literary movements such as symbolism, impressionism, and modernism. जब ये इमोशंस बाहर आए, उस तरीके की कविताएं लिखी गई, उस तरीके का समाज में विकास हुआ, तो ये आगे आगे भी इसके और ज्यादा एक्सटेंशन हुए। सिंबलिज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया, मॉडर्निज्म आया, उसके बाद इंड्योरिंग पॉपुलैरिटी। अब जब रोमांटिक राइटर्स पॉपुलर हुए, तो उनको बहुत ज्यादा पढ़ा जाने लगा, बहुत ज्यादा स्टडी किया जाने लगा, और जब इनको स्टडी करेगा कोई बंदा, तो उसका भी दिमाग थोड़ा चेंज होगा। जो 100 साल पहले पोप को पढ़ रहा था, अब वो वर्ड्सवर्थ को पढ़ने लगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तीसरा है कल्चरल इम्पैक्ट। रोमांटिक लिटरेचर हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल, द नेचुरल वर्ल्ड एंड द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका परसेप्शन आने लगा, वो सोचने लगा, समझने लगा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और उसका जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा जाने लगा। हमको एक और बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा हो गया था, तो वहाँ पे सिटीज में लोग ज्यादा रहने लग गए थे, एंड लोगों को जब सिटीज में ज्यादा लोग रहने लग गए, वहाँ पर कह सकते हैं कि अलग ही तरीके के कलेश होने लग गए, तो लोगों का नेचुरली है कि वो पहाड़ों की तरफ चले जाने लगे।
नेचर की तरफ जाने लगे। तो ये भी एक कारण था कि रोमांटिक लिटरेचर आगे आ गया। तो कोई भी लिटरेचर में कोई रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे न्यू क्लासिज्म हो, चाहे वो विक्टोरियन इन्फ्लुएंस हो, ये सब का सब बहुत तरीके से समाज के प्रति जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो एक छोटा सा लेक्चर था रोमांटिक लिटरेचर पे। एंड आपको अगर ये लेक्चर ठीक लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।